बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम सिंपलेक्स मेथड के ज़रिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड को मैं अपने तकरीबन पिछले 4 से 5 लेक्चर्स में बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उसमें जो कंडीशंस थी वो हर मरतबा कुछ डिफरेंट हैं। आज के लेक्चर में मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसमें हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दिया होगा और बेटा उस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में आपके पास एक ये कंडीशन लगाई होगी अनरिस्ट्रिक्टेड या अनकॉन्स्टेंट वेरिएबल्स की। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड या अनकॉन्स्टेंट वेरिएबल होता क्या है, ये किस तरीके से है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने अपने इस z को, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2, इसको मैक्सिमाइज़ करना है और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट है x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल टू 8, दूसरा है x1 लेस दैन इक्वल टू 4 और x2 आपके पास 0 से लेकर 3 के दरमियान है और नीचे लिखा है x1 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड। अब इसका मतलब x1 अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि x1 है 4 के इक्वल या उससे लेस देन। जब आप कहते हैं कि x1 4 से छोटा या उसके बराबर है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि x1 4 से छोटा है तो 4 से छोटा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम ये जो सिंपलेक्स मेथड के ज़रिए किसी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करते हैं उसमें आपने गौर किया होगा कि जितने वेरिएबल x1 और x2 इस्तेमाल होते हैं ये तमाम के नीचे लिखा होता है कि ये तमाम के तमाम वेरिएबल जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं ये। अब यहाँ पर चूँकि इसके ऊपर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पर x2 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 0 और 3 के दरमियान ही रहेगा, यहाँ पर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इस पर्पज़ के लिए अगर ऐसा कभी पेपर में आपको देखने को मिले तो फिर क्या करते हैं, अब मैं हम ऊपर से पढ़ते हैं। मैंने लिखा जी कि सो फार वी हैव सोल्व प्रॉब्लम्स इन विच डिसीजन वेरिएबल x1 x2 अप टू सो ऑन वर नॉन नेगेटिव इन प्रैक्टिस। कहता है कि हमने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने देखा है कि जो डिसीजन वेरिएबल x1 x2 होते हैं ये तमाम नॉन नेगेटिव थे। आ वेरिएबल में बी अनरिस्ट्रिक्टेड और अनकॉन्स्ट्रेंट इन साइन। ये मुमकिन है कि आपके पास एक वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो या अनकॉन्स्ट्रेंट हो अपने साइन के लिहाज से। इट में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जैसे कि आपका x1 लेस दैन इक्वल टू 4 था तो इसका मतलब वो 4 से छोटा 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। सिंस द यूज़ ऑफ सिंपलेक्स मेथड रिक्वायर्ड दैट ऑल द डिसीजन वेरिएबल मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ एट ईच आइट्रेशन। कहता है जी कि जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपलेक्स मेथड में हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि तमाम डिसीजन वेरिएबल जो हैं वो नॉन नेगेटिव हों हर आइट्रेशन के ऊपर। टू सोल्व सच प्रॉब्लम द अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इज़ एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। अब इस तरह की प्रॉब्लम को जो हमने सोल्व करना है उसमें करना सिर्फ ये होगा, हमने जो मेन चीज़ आपने करनी है वो ये है कि जो सा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है उसको हम लिखेंगे एज द डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, जबकि y1 और y2 बजाते खुद नॉन नेगेटिव हैं, यानी ये नेगेटिव नहीं है। सही है। तो अब अगली बात, ऐसा करने के बाद ये चीज़ वैसे आपके नॉलेज के लिए ये सारी मेन काम तो ये है कि आपने करना है कि x1 को इस तरह लिख लेना है। ये थोड़ा सा पढ़ने का मकसद ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। वैसे तो सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ कि x1 को इस तरह लिख लो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर x1 की वैल्यू मैंने लिखा है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर y1 इज लार्जर। अगर y1 और y2 दोनों बराबर होंगे तो फिर आपका x1 0 आ जाएगा। अगर y1 बड़ा हुआ y2 से तो फिर आपका x1 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर y1 छोटा हुआ y2 से तो फिर आपका x1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब हम इसे शुरू करने लगे हैं। मेरे पास ये मेरा क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये है। स्टेप नंबर 1 में हमने अपनी गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है
आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है x1 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि हमने x1 को लिख लेना है y1 माइनस y2 के बराबर। अब चूँकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं x1 और x2, और इसमें मैं x1 को कन्वर्ट कर चुका हूँ y की शक्ल में, तो फिर मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने x2 को भी y3 का नाम दे दिया, ठीक है ना, तीसरे वेरिएबल y की शक्ल में। हालाँकि आप x2 को अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो तो सिर्फ 0 और 3 के दरमियान बाउंड है, तो आप x2 को अगर ना भी चेंज करें तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर चूँकि तमाम वेरिएबल y की शक्ल में, मैंने इसलिए यहाँ पर x2 को भी y3 कन्वर्ट कर लिया है और नीचे लिख दिया है कि y1 y2 y3 इटसेल्फ जो है वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अभी इतना काम हमने किया। अब करना क्या होगा, जहाँ जहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में x1 और x2 x3 हैं, x1 और x2 हैं, उनको आपने इससे बदल देना है। x1 को लिख लेना है y1 माइनस y2 और x2 को लिख लेना है हमने y3 के बराबर। ठीक होगी बात कि नहीं। ये y1 माइनस y2 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। y1 माइनस y2 क्लियर होगी बात कि नहीं। ले आगे मैंने लिखा देयर फॉर दी गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटर्न एज, ये मेरा है फंक्शन जिसे मैंने मैक्सिमाइज़ करना था, दैट इज इक्वल टू दिस। इसमें मैंने x1 की जगह, मैंने आपको बताया कि x1 की जगह हमने क्या पुट करना है, x1 की जगह हमने पुट करना है y1 माइनस y2। तो आप x1 की जगह y1 माइनस y2 पुट कर लेंगे और x2 की जगह हमने पुट करना है y3। तो यहाँ पर पुट करने के बाद आप कैलकुलेशन कर लें, ये सारी चीज़ बन जाएगी z आपके पास। फिर यहाँ पर भी x1 की जगह आपने y1 माइनस y2 पुट कर लिया, ये सारी चीज़ आ गई, ठीक है। आगे x2 की जगह आपने पुट कर लिया y3, तो ये आ गया 2y3 लेस देन इक्वल टू 8। इस x1 की जगह फिर मैंने पुट कर दिया y1 माइनस y2, ये आ गया y1 माइनस y2 इक्वल टू 4। और यहाँ पर आपका x2 जो है वो 0 और 3 के दरमियान है, तो यहाँ पर x2 की जगह लिखा y3, तो y3 आ गया लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर अब इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह कि आपने यहाँ पर खुद कह दिया है कि y3 तो है ही नॉन नेगेटिव, इसलिए मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिखा है y3 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका मतलब आपका जो गिवन प्रॉब्लम है वो नए वेरिएबल्स में इस तरह कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आप जानते हैं कि हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और स्लैक वेरिएबल आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं, जहाँ जब भी हमारे पास दी हुई इनक्वालिटी में लेस देन इक्वल का निशान आ जाता है तो आप उसमें स्लैक वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली इनक्वालिटी में यहाँ पर इक्वल का निशान लाने के लिए आपने यहाँ पर s1 को प्लस करना है, तो यह देगा y1 माइनस y2 प्लस 2y3 प्लस s1 इक्वल टू 8। फिर यहाँ पर y1 माइनस y2, यहाँ पर भी चूँकि लेस देन इक्वल का साइन है तो नया स्लैक वेरिएबल s2 ऐड किया, तो ये आ गया प्लस s2 इक्वल टू 4। फिर तीसरी इनक्वालिटी थी y3 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर भी एक तीसरा वेरिएबल आपने s3 ऐड किया, तो ये आ गया y3 प्लस s3 इक्वल टू 3। ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा z इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2y2 प्लस 5y3। आगे जो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल आपने ऐड किए हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। इनके साथ ज़ाहिर सी बात है 0 ही लगाएंगे ना, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सिर्फ इतना सा है 2y1 माइनस 2y2 प्लस 5y3। अब अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखें, नो प्रॉब्लम, ठीक होगी बात क्या नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन में टोटल बन गए हैं 6 वेरिएबल, जिनमें से 3 जो है वो हमारे डिसीजन वेरिएबल हैं y1 y2 y3, और 3 जो है वो हमारे पास आ गए हैं स्लैक वेरिएबल्स। अगला काम हमने स्टेप नंबर 2 में ये करना होता है सिंप्लेक्स मेथड में कि हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करते हैं। और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मालूम किए जाते हैं, आपके जो ओरिजिनल ये जो डिसीजन वेरिएबल होते हैं y1 y2 y3, इनको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं अपने इन इक्वेशंस में, और s1 की s2 की s3 की यानी स्लैक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर पहली इक्वेशन में y1 y2 y3 की जगह 0 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे s1 की कीमत 8 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर y1 y2 को 0 पुट करोगे तो s2 की कीमत 4 आ जाएगी। यहाँ पर y3 को 0 पुट करेंगे तो s3 की कीमत 3 के बराबर आ जाएगी। आगे आप जानते हैं अब हमारा काम जो है वो बेसिक सिंप्लेक्स टेबल बनाना होता है। बेसिक सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनता है ये मैं अपने तमाम लेक्चर्स में पिछले में बार बार इस चीज़ को बता के आ चुका हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे जो टॉप रो है जिसको मैंने यहाँ पर CGA से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर CG में जो ये कोफिशिएंट लिखे हैं 2 -2 5 0 0 0, ये किसके कोफिशिएंट्स होते हैं आप जानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो ऊपर आपके सामने है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें आप देखें y1 का कोफिशिएंट 2 है, y2 का कोफिशिएंट -2 है, y3 का कोफिशिएंट 5 है, s1 का कोफिशिएंट 0 है, s2 का कोफिशिएंट 0 है, s3 का कोफिशिएंट 0 आ गया। तो ये जो टॉप रो है वो मैंने इस तरह लिख ली है, और इनके साथ साथ ही ये जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको इसके नीचे लिख दिया। जैसे ये y1 का कोफिशिएंट था 2, तो 2 के नीचे y1 लिख दिया। y2 का कोफिशिएंट था -2, तो ये -2 के नीचे y2 लिख दिया। y3 का कोफिशिएंट था 5, तो इसके नीचे ये लिख दिया। इसी तरह s1 s2 s3 को इसके नीचे लिख दिया। और इसके सामने यहाँ पर लिखना हमने आगे बेसिक्स। अब बेसिक्स में जो 3 वेरिएबल हमने निकाले हैं वो ये थे।
जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जब y1 y2 y3 को हम ज़ीरो पुट करते हैं तो जो बाकी वेरिएबल बचते हैं इन वेरिएबल्स को कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल है S1 S2 S3। अब मैंने S1 S2 S3 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इनके नीचे जो CB है, CB की जगह ये 0 0 0 कैसे आया है, ये है आपके पास बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट। तो बेसिक वेरिएबल है हमारे पास S1 S2 S3, इनके कोफिशिएंट देखें टॉप रो में जाकर वो 0 0 0, ये मैंने 0 0 लिख दिया, ठीक होगी बात ये। अगला ये जो सारा टेबल है, ये बॉडी मैट्रिक्स जो है, ये कैसे मैंने बनाया है, बी और रेशो इसको छोड़कर ये जो सारा बना है ये सिंपल कैसे है, जैसे आप गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं कैसे, मतलब ये देखें अब मेरे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3। यहाँ पर y1 का कोफिशिएंट पहली क्वेश्चन में 1 है, यहाँ पर y1 का कोफिशिएंट 1 है, नीचे y1 एब्सेंट है तो उसका कोफिशिएंट होगा 0। तो ये देखें मैंने लिख दिया 1 1 0। इसी तरह ही फिर दोबारा देखें y2 का कोफिशिएंट यहाँ पर है -1 के बराबर, यहाँ पर भी y2 का कोफिशिएंट -1 के बराबर, इसमें y2 एब्सेंट है तो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा 0। तो ये y2 का कोफिशिएंट -1 0 आ गया। इसी तरह ही y3 का कोफिशिएंट मैंने लिख लिया 2 0 1। अब S1 का कोफिशिएंट कैसे है, पहली इक्वेशन में S1 मौजूद है, लिहाजा S1 का कोफिशिएंट 1 होगा, जबकि पहली इक्वेशन में S2 और S3 मौजूद नहीं है तो उनका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। और सॉरी दूसरी इक्वेशन में S1 और S1 मौजूद नहीं है, ना दूसरी में ना तीसरी में, तो यहाँ पर S1 का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो ये आ गया 1 0 0। इसी तरह ही आगे S2 का कोफिशिएंट लिखना है, तो S2 आपके पास पहली इक्वेशन में मौजूद नहीं है, सो यहाँ पर S2 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में S2 का कोफिशिएंट आ जाएगा 1 और थर्ड इक्वेशन में S2 एब्सेंट है तो यहाँ पर उसका कोफिशिएंट आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये मैंने S1 S2 S3 के ये कोफिशिएंट लिख दिए, ठीक है। आगे लिखना है बी आप जानते हैं कांस्टेंट साइड जो होती है हमारे पास, यहाँ पर है 8, ये है 4, ये है 3, तो ये हमारे पास बेटा जी 8 4 3 आ जाएगा। ये हमारे पास सारा काम हो गया, ये हमने सारा लिख लिया। अब लिखने के बाद अगला काम हमने निकालना होता है ZJ। ये ZJ रो कैसे निकलती है, ZJ रो निकालने के लिए आपने यहाँ पर जो ये CB है इसका पहला नंबर लेना 0, इसको इधर y1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 × 1 क्या आ गया 0, फिर इसको उठा के इसे मल्टीप्लाई किया फिर क्या आंसर आया 0, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई किया फिर आंसर आया 0 0 0 0, सबको इस तरह ये प्लस हो रहे हैं तो ये 0 बन गया। इसी तरह ही CB के जो नंबर्स हैं उनको कॉलम वाइज आप हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएँ, ठीक है, और यहाँ लिखते जाएँ। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया, ये सारा 0 आ गया, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी सारा 0 आ जाएगा। B के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 8 0, 0 × 4 0, 0 × 3 0, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो Z की कीमत यहाँ पर B के नीचे जो है वो 0 निकल आई है। अब ये कीमत आपको क्या शो कर रही है, ये असल में आपको शो कर रही होती है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, यानी Z की जो इस वक्त शुरू में स्टार्टिंग में जो कीमत निकली है। और वो आप यहाँ से भी गौर कर सकते हो, जब आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम किया है तो उसमें y1 y2 y3 को कर दिया 0 पुट। तो यहाँ पर आप देखो y1 y2 y3 को अगर आप 0 पुट कर दें तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा 0। चूँकि S1 S2 S3 की कीमत कुछ भी निकली हो, जो कि यहाँ निकली है 8 4 और 3, उसको यहाँ पर पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके कोफिशिएंट्स हैं 0। तो ये सारे का सारा Z कितना बन जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पर हमारे Z की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, ठीक है। और यहाँ पर जो B के साथ नीचे वाला नंबर आएगा वो भी 0 ही होना चाहिए। अच्छा, अब इतना काम करने के बाद आपने अगली रो बनानी होती है, डैट इज़ कॉल्ड CJ - ZJ रो, और दिस इज़ कॉल्ड द इंडिकेटेड रो, ठीक है, या इसे इंडेक्स रो भी बोलते हैं। अब ये कैसे निकालनी है, सबसे टॉप रो में देखा CJ है, उसका क्वेश्चन है 2, यहाँ पर नीचे 0, यानी CJ में से ZJ को माइनस कर देना आपने, तो ये आ जाएगा 2 - 0 डैट इज़ 2, -2 0 -2 5 - 0 0 5 0 - 0 0 0 0 -0 0 0 - 0 0 आ गया। ये सारे हो जाएगा 0 0 0 आपके पास। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या जो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है क्या ये आगे इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव का मतलब ये होता है कि क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जो हमारे दिए हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करता है, या अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो फिर मिनिमाइज़ करना चाहिए उसे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है या नहीं आ गया। आपने ये देखना है, अगर तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आपके पास ये आखिरी रो के तमाम नंबर जो हैं वो नेगेटिव या ज़ीरो होने चाहिए। क्या है, मैक्सिमाइजेशन के केस में आपके पास ये जो आखिरी रो है CJ - ZJ, इसके तमाम नंबर क्या है, नेगेटिव होने चाहिए या ज़ीरो होने चाहिए। अगर तो तमाम नेगेटिव हैं या ज़ीरो हैं तो फिर तो समझे कि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास आखिरी रो में एक नंबर है 5,
ये 5 जो है ये है आपके पास पॉजिटिव, ठीक है ना। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पर ये भी 2 पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों पॉजिटिव में जो मैक्सिमम पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव है, कौन सा 5 है। इसका मतलब ये है कि अभी ये 2 नंबर मौजूद हैं यहाँ पर जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, लिहाजा भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको नहीं मिला। ठीक होगी बात ये कि नहीं। और इसके नीचे टेबल के नीचे आपने एक लाइन लिखनी है, मेरे ख्याल से मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ, और लास्ट लेक्चर में भी खैर मैं बता चुका हूँ। अभी आगे चलते हैं तो मैंने वो लाइन लिखी होगी, ज़रूर नहीं लिखी होगी तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या लाइन लिखनी है आपने। अब अपने करना ये होता है यहाँ पर कि जब ये तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं है या ज़ीरो नहीं है, मैं बता दूँ आपको कि ऑप्टिमल सोल्यूशन तब मिलेगा जब आपके पास सी जे माइनस जी जे जो है तमाम वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 5 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला आपको। अब करना क्या है, अब करना ये है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। ये जो इस कॉलम में है वो है y3, मैं इसको नीचे कर लूँ, ये है y3। इसका मतलब y3 जो है वो मेरे पास है, ये जो y3 वाला कॉलम है, ठीक है, ये पिवट कॉलम है, ठीक है, या की कॉलम है, हमारे पास की कॉलम है। अब मुझे की रो की तलाश है। अब की रो कैसे तलाश करते हैं, आगे मैं यहाँ पर बी के बाद एक ये कॉलम बनाया हुआ है जो कि रेशो का है। अब ये रेशो कैसे निकालते हैं, आपने बी के नंबर्स को, ये जो y3 वाला कॉलम है, y3 वाला कॉलम कौन सा था, की कॉलम था, ये कैसे मिला है, ये सब मैक्सिमम नंबर है उसको देख के मिला है, 5 के ऊपर y3 है। आपने इनको डिवाइड कर लेना है, 8 को 2 पर डिवाइड किया आंसर आया 4, 4 को 0 पर डिवाइड किया आंसर आया इन्फिनिटी। बी के नंबरों को y3 पर डिवाइड करना आपने, b डिवाइडेड बाय y3 को b पर नहीं डिवाइड करना, b को y3 पर डिवाइड करना आपने। 3 को 1 पर डिवाइड किया आंसर आया 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 रेशो निकलाई, इन 3 रेशो में सबसे जो स्मॉलेस्ट रेशो होगी, क्या सबसे जो स्मॉलेस्ट होगी, लेकिन होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव, ठीक है। ज़ीरो भी चल सकता है, पॉजिटिव भी चल सकता है, लेकिन ना तो रेशो नेगेटिव चाहिए हमें, ना इन्फिनिटी वाली चाहिए। इसका मतलब इसको तो देखना है इन्फिनिटी वाली को, ठीक है। ये और ये दोनों क्या हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों में से छोटी रेशो कौन सी है, 3 है। इस 3 को जाओ, 3 के सामने कौन सा रो है, या S3 रो है। इसका मतलब S3 रो जो है हमारी क्या है, की रो है। अब मुझे बताओ इस रो में, ये हमारी रो है S3, इस रो में और इस कॉलम में कौन सा एलिमेंट दोनों की इंटरसेक्शन में आता है, यानी ये हमारे पास 1 है। 1 इसका मतलब हमारा क्या है, पिवट एलिमेंट है, ठीक हो गया। ये 1 हमारा क्या है, पिवट एलिमेंट है। अब जैसे कि पहले वाले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं कि इतना करने के बाद जब हमें पिवट एलिमेंट मिल जाता है, तो अगर वो 1 ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उससे पहले 1 बनाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर अगर 8 लिखा होता तो मैं पूरे S3 को किस पर डिवाइड करता, 8 पर। अब चूँकि मुझे ये फ़ायदा है यहाँ पर लकीली कि ये 1 है, अब मैंने क्या करना है, जिस तरह हम एचीलॉन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, अब इस 1 के ऊपर वाले तमाम नंबरों को 0 करना है। अब ये भी आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ पर एक नंबर तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है, इस 2 को। ये 0 कैसे बनेगा, ये 2 किस रो में है, S1 में, यानी पहली रो में है। पहली रो के नंबरों को, नंबर में से S3 के नंबर को माइनस करते हैं 2 टाइम रो ऑपरेशन, यानी यहाँ पर जो रो ऑपरेशन लगेगी इसको 0 बनाने के लिए, वो आप जानते हैं वो क्या बनेगी, वो आएगी हमारे पास R1 माइनस 2 टाइम R3, ठीक है। ये हमारी रो ऑपरेशन लगेगी जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, S1 माइनस 2S3, ठीक है। तो इसको अब अपने ऊपर 0 करना है। अच्छा, इस टेबल के नीचे जो मैं आपको लाइन का कह रहा था कि आपने लिखनी है, वो ये होगी, सिंस इन टेबल नंबर 1, यानी ये टेबल नंबर 1 था, ऑल CJ माइनस GJ आर नॉट लेस देन इक्वल टू, ये तमाम के तमाम लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी तमाम नेगेटिव नहीं है। सो ऑल, ये लेस देन इक्वल टू 0 ना लिखें, चलें ऐसे भी ठीक है, आर नॉट लेस देन इक्वल टू 0, सो we move towards ऑप्टिमल सोल्यूशन, लिहाजा हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये मूव किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने सबसे पहले ये रेशो वगैरह निकाल ली हैं, सब कुछ आपको पिवट रो का, पिवट एलिमेंट का पता चल गया है। आगे आपने रो ऑपरेशन लगानी है। अब रो ऑपरेशन यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, इसमें अगले टेबल पर शायद आपको समझ ना आए, वो ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ है। देखो जी, इसमें कौन सी रो चेंज होगी, सिर्फ R1 चेंज होगी। तो R1 के नंबर हैं मेरे पास, ये पहला नंबर है 1, नीचे इसके रो ऑपरेशन लगाई क्या मैंने, R1 में से R3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, किसको,
R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करना है आपने। तो इसमें कौन कौन सी रो चेंज नहीं होगी, ना तो R2 चेंज होगी, S2 वाली रो यानी कि सेकंड रो, ना ही थर्ड रो चेंज होगी। आप जानते हैं इतना काम एचेलॉन फॉर्म में पड़ी है। अब इसको चेंज करना है, तो इसका पहला नंबर है 1, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो S1 का जो नया नंबर आएगा S1 का जो नया नंबर बनेगा आपके पास वो यहाँ पर आएगा 1 के बराबर। ठीक है, आगे यहाँ पर भी 0 है, इसको भी मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी -1 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया, ये 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें से माइनस किया 1 ही रह जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, हाँ अब बनेगा ऊपर -2, S3 का ये वाला नंबर बनेगा -2। ठीक है, आगे यहाँ पर 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 6, इसमें से माइनस कर दिया, ये बन गया 8 - 6 2 आ गया। ये B का नंबर भी ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। एक तो ये आपकी पूरी रो चेंज हो जाएगी। अगला काम क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, ये Y3 है, और यानी ये पीवट ये हमारा था ना, की कॉलम था, की कॉलम में वेरिएबल कौन है, Y3 है। की रो में कौन सा वेरिएबल है, S3। अब इसका मतलब S3 को आपने S3 का ये वाला जो वेरिएबल है ये आउटगोइंग वेरिएबल है, इसको बदल देना है, इसकी जगह नया वेरिएबल लिख देना है Y3। तो मैं जो अगला कॉलम बनाऊँगा उसमें S1 S2 तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इसकी जगह नया वेरिएबल आपको नज़र आएगा Y3। बात समझ रहे कि नहीं, ये तमाम चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा की कॉलम है, की कॉलम में लिखा हुआ Y3 अब चेंज हो जाएगा, और इधर की रो थी हमारे पास S3 कैसे की रो थी, सबसे छोटी रेशो देखकर बताया था मैंने आपको। इसको S3 को जगह यहाँ पर लिखेंगे Y3, तो नए अब वेरिएबल आएंगे S1 S2 और Y3। अब उस टेबल में सेकंड रो थर्ड रो ये वाले नंबर ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर नया वेरिएबल Y3 आ जाएगा, और ऊपर S1 ये वेरिएबल्स में सिर्फ S3 की जगह Y3 लिखेंगे, ये वेरिएबल नहीं बदलेंगे, और रो के नंबर सिर्फ ऊपर वाली रो के चेंज होंगे, नए नंबर ये आ जाएंगे। तो नया टेबल आपके सामने अब देखें ज़रा, और नया टेबल से पहले ये आपने बात लिख लेनी है सारी, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने नया टेबल बनाना है। ले जी, आइटरेट टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन टेबल नंबर 2 बनाया मैंने। जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया कि S1 और S2 ये वेरिएबल नहीं बदलेंगे, नया वेरिएबल Y3 आ जाएगा। ऊपर टॉप रो कभी नहीं बदलती, टॉप रो के नीचे ये जो वेरिएबल्स होते हैं क्वेश्चन में ये भी कभी नहीं बदलते, Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 ये भी नहीं बदलते। बी वैसे मतलब ये वाले ऊपर वाला तो वैसे ही सब कुछ लिखना ना आपने, बी निकालना है, रेशो निकालनी है, ये सब कुछ लिखिए आप। बेसिक वेरिएबल बदलेंगे, S1 S2 इसकी जगह Y3 आ गया। हाँ, अब अगली बात, चूँकि यहाँ पर आपने Y3 लिखा है, ये नया वेरिएबल आ गया, तो Y3 का कोफिशिएंट ऊपर क्या है 5 है, तो यहाँ पर नया वेरिएबल का कोफिशिएंट आएगा 5। अगला काम वैसे का वैसे ही होगा, ये सारी जो रो बदल के नई रो बदल के आई थी ये मैंने ऊपर लिख दी। सेकंड रो और थर्ड रो मैंने बताया था नहीं चेंज होनी, ये सारी की वैसी आ गई है। अब अगला काम ये है कि अपने ZJ निकालना है। अब ZJ कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि CB के नंबरों को कॉलम वाइज आपने हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। 0 × 1, इस 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 × 1 0 आ गया, 5 × 0 0, तो ये सारा 0 हो गया। 0 × -1 0, 0 × -1 0, 5 × 0 0 आ गया। 0 × 0 0, 0 × 0 0, 5 × 1 5 आ गया। 0 × 1 0, 0 × 0 0, 5 × 0 0 आ गया। 0 0 0, 0 0 0 1 0, 5 × 0 0 आ गया। 0 × -2 0, 0 × 0 0, 5 × 1 5 आ गया यहाँ पर। ठीक होगी बात ये। फिर 0 × 2 0, 0 × 4 0, 5 3 15 आ गया। देखो जी, सेकंड फिजिबल सोल्यूशन में ये जो कीमत निकली है, किसकी कीमत निकली है, Z की। इसका मतलब हमारे पास सेकंड फिजिबल सोल्यूशन आया 15। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में Z की कीमत यहाँ पर आपने देखी थी, क्या लिखी थी, 0 थी, और यहाँ पर आप कितनी कीमत बनी है, 15। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की है, ये है मैक्सिमाइजेशन की। तो इसका मतलब आपने अभी तक काम ठीक कर रहे हैं। वो कैसे मुझे पता चला कि जो स्टार्टिंग में था Z, इसके नीचे यहाँ पर था 0, अब Z कितना बन गया 15। इसका मतलब है मैक्सिमाइज़ कर गया, बड़ा है, मैक्सिमाइज़ किया उसने। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर आपका आंसर निकलता है -15, तो फिर ये गलत था, क्योंकि आपने कर रहे हो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन में इसको करना चाहिए इम्प्रूव, बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ZJ बन गया। आगे आपने निकालना है CJ - ZJ रो। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका था। टॉप रो में से ZJ के नंबरों को माइनस करते जाएँ, टॉप रो में से ZJ के नंबर को माइनस करते जाएँ। CJ - ZJ, 2 - 0 2, -2 -0 -2, 5 × 5 - 5 0, 0 × -0 0, 0 × -0 0, 0 5 -5 आ गया। अब अगला मुझे तलाश करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना पीवट
पिवट कॉलम तलाश करने से पहले मैंने देखना है कहीं मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं मिल गया। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो फिर तो पिवट कॉलम या पिवट जो की कॉलम है या की रो जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कैसे है आप देख लें, सी जे माइनस जी जे में एक नंबर ऐसा पड़ा हुआ है ये 2 जो कि अभी भी पॉजिटिव है। ऑप्टिमल सोल्यूशन तब मिलेगा जब ये तमाम नंबर या तो नेगेटिव हो जाए या ज़ीरो हो जाए। ये नेगेटिव है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ तक तो ठीक है। ये 4-5 नंबर 5 नंबर है, ये ठीक है, इसका मसला है, ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव की वजह से इसका मतलब अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। अब ये किस कॉलम में है, ये y1 कॉलम में है। इसका मतलब y1 जो है हमारा की कॉलम है। अब मुझे तलाश है की रो तलाश कैसे करनी है। ये जो b के नंबर है मैंने आपको बताया, इन b के नंबरों को y1 पर डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ पर मैंने ये निकालना है b डिवाइडेड बाय y1 b, तो फिर ये निकलेगी रेशो मेरे पास। तो रेशो यहाँ पर रेशो का फार्मूला बनेगा b/y1, ठीक है ना। तो b का पहला नंबर है 2, इधर y1 आपका पहला मतलब ये जो नंबर हमारा बना है y1 का पहला नंबर है 1, 2/1 2 आ गया, 4/1 4 आ गया, 3/0 इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी को तो छोड़ देना है, आपने देखना है कि ऊपर जो 2 रेशो निकली हैं ये हैं पॉजिटिव रेशो हैं। तो लिहाजा ये आपके पास इनमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट है 2 के बराबर, ठीक है। तो ये अब आपके पास जनाब मोहतरम 2 स्मॉलेस्ट रेशो है। किस रो में है, ये पहली रो में S1 में। इसका मतलब S1 जो है मेरे पास है की रो। कॉलम की कॉलम कौन सा है, वो भी पहला कॉलम y1 मेरा की कॉलम है और S1 मेरी की रो है। इन दोनों की इंटरसेक्शन में जो नंबर आ रहा है वो मेरा पिवट एलिमेंट है, और पिवट एलिमेंट कौन है, यहाँ पर 1 है। फिर फ़ायदा हो गया, अगर ये 1 ना होता तो मुझे फिर से 1 बनाना पड़ना था। खैर ये 1 हो गया। अब इस 1 के नीचे वाले को तमाम मैंने 0 करना है। इसको 0 करना है तो तीसरी रो में तो पहले 0 बना हुआ है, ये भी और फ़ायदा हो गया। सिर्फ अब इसको 0 करना है S2 के इस नंबर को। इसको 0 करने के लिए मुझे रो ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। कौन सी रो ऑपरेशन लगाऊंगा, सोचें ज़रा। इसको 0 कैसे किया जा सकता है, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो। तो अब मेरी रो ऑपरेशन लगेगी R2 माइनस R1, या हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1। ये जो रो ऑपरेशन लगाते हैं ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर में रफ वर्क के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है ना। लहदा से आपने सिर्फ ये टेबल के अंदर वैल्यूज शो करनी है। अच्छा, अब अगली बात, इसमें कौन सी रो में फ़र्क आएगा, सिर्फ R2 चेंज होगी, ठीक है ना। तो R1 बदलेगी ना ही R3 बदलेगी। रो ऑपरेशन आप लगाना जानते हैं, जिस ये R2 में से माइनस किया है तो R2 के नंबर चेंज होंगे, जबकि R1 और R3 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नीचे वाले टेबल में R1 के नंबर वैसे ही लिखूँगा, R3 के नंबर भी वैसे लिखूँगा, और R2 के नंबर यानी S2 की जगह ये वाले तमाम नंबर चेंज हो चुके होंगे। S2 जो है उसका जगह नया वेरिएबल कौन सा आएगा, सोचें। ये यहाँ पर ये है ना हमारा की कॉलम, तो की कॉलम में यहाँ पर टॉप रो में कौन सा वेरिएबल है, y1। तो इसका मतलब S2 की जगह मैं नया वेरिएबल लिखूँगा y1। क्लियर होगी बात क्या नहीं। एक तो इसकी जगह y1 लिखना है, फिर y1 का जो ऊपर कोफिशिएंट है वो भी यहाँ पर 2 आ चुका होगा, और ये वाले तमाम नंबर को चेंज कर दूँगा। और ये कैसे करना है, R2 माइनस R1 से। चलो जी, इसमें से इसको माइनस करें, यहाँ पर क्या बनेगा, नया नंबर 0 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 0 में से 1 को माइनस करेंगे, -1, 1 में से 0 -1। मतलब ये तमाम रो ऑपरेशन लगाने के बाद, और ये जो रो ऑपरेशन लगाते हैं ना ये b के नंबर पर भी लगाते हैं, मतलब ये इधर भी चेंज करना है 4 - 2। रेशो को नहीं, रेशो पर नहीं लगाते, सिर्फ b तक जाना रहना आपने। 4 - 2 2 आएगा। तो ये मोहतरम आपके पास, अब इसमें सिर्फ आपको रो ऑपरेशन लगाने आने चाहिए। और टेबल नंबर 2 के नीचे वो जो ऊपर लाइन मैंने पीछे लिखवाई थी ना आपको, कि भाई तमाम वैल्यू जो हैं वो नॉन नेगेटिव नहीं हुई, लिहाजा हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। वो बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वाली जो लाइन थी, सिंस इन टेबल नंबर 1। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है सिंस इन टेबल नंबर 2 ऑल, ये बस एक मरतबा आपने लिख दें। इसका मतलब है कि पेपर चेकर को ये आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को पता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी आंसर नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आपने जनाब ये टेबल नंबर 3 बनाया है, और टेबल नंबर 3 में मैंने बताया कि सबसे टॉप रो तो कभी चेंज नहीं होती, वो वैसे की वैसे रहती है। बेसिक में ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये भी कभी नहीं चेंज होते, बेसिक्स के वेरिएबल ये वाले बदलेंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अब S1 की जगह कौन आएगा, y1 आ जाएगा। सेकंड रो के नंबर बदलेंगे, लेकिन S2 वैसे का वैसे रहेगा, और y3 तो पहले ही वैसे ही है। तो यहाँ पर था S1, उसकी जगह नया वेरिएबल y1 आ गया। S2 वेरिएबल नहीं बदलना आपने, इसके नंबर बदलने हैं रो ऑपरेशन वाले। y3 ये वैसे ही पहले बदल चुका था। अब y1 का नया कोफिशिएंट ऊपर कौन है, 2 है, तो इसकी जगह यहाँ पर 2 आ गया। ये मैंने 2 लिखा हुआ भाई, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 5 आ गया। अब आपने सबसे पहले वही काम करना है कि ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकलता है, इस CB के नंबर को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 2, 5 × 0 0, तो क्या बना, 2 आ गया। 2 × -1 -2, ये आ गया। 2 × 0 0, 0 × 0 0, 5 1 5, ये 5 आ गया आपके पास। 2 × 1 2 आ गया। 0 × -1 0 आ गया। 5 × 0 0 आ गया, तो क्या बना, 2 आ गया। 2 × 0 0, 0 × 1 0 0, ये सारा 0 आ गया। S3 के नंबर 2 × -2 -4, ये बना हमारे पास -4 है। देखिएगा अब
0 × 2 0, 5 1 ज़ा 5। अब ये देखो दो नंबर इस तरह गए हैं, तो -5 + 4 कितना हो गया 1, तो इसके नीचे यहाँ पर 1 ऐसे आ गया। बी के नंबर 2 2 ज़ा 4 आ गया, 0 × 2 0 आ गया, 5 × 3 15 आ गया। तो ये आपके पास कितना बन गया 15 और 4 19, ये 19 आ गया। ठीक हो गई बात। ये पहले ऊपर देखो z के नीचे यहाँ पर था 15, अब कितना हो गया 19 हो गया। इसका मतलब सोल्यूशन बेहतर हो गया और इम्प्रूव कर गया। अब अगली चीज़ लास्ट आपने इंडिकेटेड रो बनानी है, CJ - CJ रो। कैसे बनते हैं, टॉप रो में से ZJ के नंबरों को माइनस करते जाएंगे। 2 - 2 0 आ गया, -2 - 2 0 आ गया, 5 - 5 0 आ गया, 0 -2 -2 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, 0 - 1 -1 आ गया। अब आप मुझे बताओ कि इसके तमाम नंबर या तो नेगेटिव हैं या ज़ीरो हैं। इसका मतलब अब आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर आप आखिरी रो में चाहे लिख सकते हो ये एज इनसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है एज इन टेबल 3 ऑल CJ - ZJ are less than equal to 0. So table 3 shows optimal solution, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल क्या हुआ हमें, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल मिले, y1 है, s2 है और y3 है। y1 की कीमत y1 के सामने लिखी हुई है, ये b में 2 है, y1 की कीमत 2 आ गई। s2 की कीमत उसके सामने लिखी है 2 आ गई। वैसे s2 की हमें ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो हमारे पास y1 y2 y3 है, इसलिए मैंने यहाँ पर s2 को नहीं लिखा। आगे y3 की कीमत है 3, ये y3 की कीमत 3 आ गई। अब चूँकि इसमें y2 मौजूद नहीं है तो y2 कितना आएगा 0 आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मैंने s2 को क्यों नहीं लिखा, s2 हमारे पास है सरप्लस वेरिएबल, वो वैसे इसका हिस्सा तो बना, लेकिन चूँकि हमने जब भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल थे शुरू में y1 y2 y3 जो हैं उनकी कीमत निकालनी है। अब मैंने निकालना है z की मैक्सिमम वैल्यू, z की मैक्सिमम वैल्यू 19 आ गई है, वो यहाँ से है। अच्छा अब फ़र्ज़ करो तुम अपने y1 और y3 की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देखो ज़रा अपने इस क्वेश्चन में जहाँ से हमने शुरू किया था। y1 की कीमत निकली है, y1 की कीमत कितनी निकली है 2, तो यहाँ पर y1 आ गया 2 के बराबर। आगे -2 y2 कितना है यहाँ पर 0। y2 क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पर y1 और y3 इसमें मौजूद है, y2 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब y2 की कीमत क्या लेंगे 0। ये आ गया -2 y2 की जगह आ गया 0। आगे क्या +5 y3 कितना है, y3 है मेरे पास 3। इसको ज़रा सोल्व करके देखो, अभी पता चल जाता है तुमने सारी कैलकुलेशन सही की है या गलत की है। 2 2 4 5 और ये कितना बना 19, और यहाँ भी क्या आंसर हुआ 19। ये बात है, इस बात की पहचान है फाइनली कि आपका क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है कि y1 y2 y3 की कीमत अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देख लो, आंसर सेम बनना चाहिए। यहाँ पर भी 19, यहाँ पर 19। अच्छा अगर फर्ज करो s2 की कीमत कितनी है, s2 की कीमत है 2, ये लिखी हुई है, 2 को यहाँ पर आप पुट कर भी लेते हैं तो s2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने s2 की कीमत को बॉदर नहीं किया, यानी उसको नहीं लिया। अच्छा ये तो हो गया मेरा y1 का आंसर, लेकिन मेरे पास असल में शुरू में जो प्रॉब्लम थी वो थी x की शक्ल में। अब इसे x की शक्ल में बदलना है आपने, तो x की शक्ल में बदलने के लिए क्या करेंगे वो देखो, एज x1 तो हमारे पास ना y1 - y2 के बराबर, तो y1 की कीमत आ गई 2, y2 यहाँ पर 0 है तो 2 - 2 0 2 आ गया। आगे x2 था y3 के बराबर, y3 कितना आ गया 3 आ गया। अब मैंने निकालना है z मैक्सिमम मतलब x जो x की शक्ल में है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब x1 की कीमत है 2, x2 की कीमत 3, तो अपने इस z में जो शुरू वाला क्वेश्चन वाला था उसमें x1 की जगह कितना है 2 पुट कर दो, +5, x2 की जगह क्या पुट करना है 3, ये 3 पुट कर दो, तो अब भी देख लो 19 ही बनता है। ये z मैक्सिमम आ गया इन फॉर्म ऑफ x, ठीक है ना, तो ये आपके पास यहाँ पर सेम आएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये इस z आ गया। अच्छा फर्ज करें कि यहाँ पर ये z मैक्सिमम निकला है हमारे पास y के लिहाज से, लेकिन अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करो आपने तो इस z को मैक्सिमाइज़ करना है, तो इस z की जो मैक्सिमम कीमत निकलेगी वो आप x1 और x2 की कीमत निकाल कर भी निकाल सकते हैं, सही है ना, जैसा मैंने ये निकाली है। वैसे तो वो दोनों सूरतों में यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी क्या है 19 ही निकल रही है, सही है। तो ये जनाब आपके पास प्रॉब्लम थी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की। मैं एक सेकंड प्रॉब्लम है वो मैं आपको सोल्व तो नहीं करवा रहा, लेकिन आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का। आपने सब्जेक्ट टू दी ये कांस्टेंट है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ये दो कांस्टेंट हैं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास,
और लिखा गया है कि x1 एंड x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, 2 वेरिएबल यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है, इस तरफ माइनस का निशान है, -6 है, तो इसे सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक तो ये हो गया। अगला आपने यहाँ पर ये करना है कि 2 चूँकि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो x1 को मैं लेट करूँगा y1 माइनस y2 के बराबर, और x2 को लेट करूँगा y3 माइनस y4 के बराबर, 2 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है ना। और ये सारा आ गया। बाकी ये सोल्यूशन आपके सामने है, मैं इसको आस्ता आस्ता ये आपके साथ स्क्रॉल करके शेयर कर रहा हूँ, तो अब आपके सामने ये इसकी PDF वगैरह आ गई है, तो आप आई होप कि इसको ख़ुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं चूँकि वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ कर गई पहले ही, तो आप इसको कर लीजिएगा। बस टेबल नंबर 2 तक चलेंगे, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप यहाँ पर देखो कि तमाम की तमाम 2 रेशो निकली हैं, वो दोनों निकली हैं नेगेटिव। तो इसमें आपने सिंपल ये लिखना है कि आपके पास चूँकि आखिरी रो में सिंपल ये लिखो कि एज ऑल दी रेशोज़ इन द लास्ट कॉलम आर नेगेटिव, सो दी गिवन सिस्टम है द नो फिजिबल सोल्यूशन इज़ अनबाउंडेड। बस इसका सोल्यूशन अनबाउंडेड है, ये तमाम वैल्यूज नीचे लिख देनी है, ज़रा जानने शुरू हो गई हैं, तो मैं अब मज़ीद नहीं पढ़ रहा। तो ये आपके पास है जी, इसको आप ये वैल्यूज़ आप लिख लीजिएगा, ये लाइनें लिख लीजिएगा आप। वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।